वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास से इकोनॉमिक्स टॉपिक राष्ट्रीय आय तथा संबंधी समुच्चय का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम संबंधी समुच्चयों की व्याख्या पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। और जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, मिलता रहे। देखिए, हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। मीन्स जो संबंधित समुच्चय दिए हुए हैं, मैंने घरेलूज को अलग कर दिया है, राष्ट्रीय को अलग कर दिया है। देखिए, हमारे पास पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स सकल होगा जहाँ पर मूल्यह्रास शामिल होता है, बाजार कीमत होगी तो वहाँ पर NIT भी शामिल होगा। मीन्स निवल अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। और देखिए, हमारे पास इसकी व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या है। इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा से मतलब है समुद्रिक सीमा और राजनीतिक सीमा, ये इससे संबंधित यानी कि सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है। सकल है तो मूल्यह्रास शामिल होगा, निवल होगा तो मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। और कारक लागत पर होगी सकल, तो मीन्स मूल्यह्रास तो शामिल है लेकिन NIT शामिल नहीं होगा। मीन्स निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता। निवल भी है और कारक लागत पर भी है, तो दोनों ही शामिल नहीं होते, ना तो NIT और ना ही मूल्यह्रास। देखिए, अगला है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। मीन्स बाजार कीमत पर है तो NIT शामिल है, बट निवल है तो उस मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। तो ये वही सेम रहेगा, बस इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं रहेगा। तो मीन्स इससे अभिप्राय है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। इसके बाद नंबर 3 है हमारा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स GDP FC, फैक्टर कॉस्ट। मीन्स यहाँ पर NIT शामिल नहीं होगा। सकल है, मूल्यह्रास शामिल है, लेकिन NIT शामिल नहीं होगा। इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होगा, है या होता है। मीन्स नंबर 4 है हमारे पास कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। मीन्स निवल भी है और कारक लागत पर भी है। मीन्स NIT शामिल नहीं है, ना ही मूल्यह्रास शामिल है। मीन्स यहाँ पर इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित कारक आय, मीन्स कारक आय का कुल जोड़ है, ना तो इसमें अंदर मूल्यह्रास शामिल होगा और ना ही NIT शामिल होगा। मीन्स निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे हैं अब राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर और कारक लागत पर, सकल और निवल। देखिए, हमारे पास फिर से वही बात है, सकल है तो मूल्यह्रास शामिल होगा, बाजार कीमत है तो NIT शामिल है, और निवल है तो इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं है। कारक लागत पर NIT शामिल नहीं होता, सकल पर NIT ये मूल्यह्रास शामिल होता है, निवल पर नहीं होता। मीन्स देखिए, हमारे पास है पहला बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स GDP MP प्लस विदेशों से निवल कारक आय। सकल है तो इसलिए मूल्यह्रास भी शामिल होगा। मीन्स इसके अंदर जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद था, उसके अंदर यदि हम विदेशों से निवल कारक आय जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, GNP MP बन जाएगा, और इसके अंदर मूल्यह्रास भी शामिल होगा क्योंकि ये सकल है। इसके बाद बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मीन्स निवल मीन्स शुद्ध, मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा, बाकी सेम का सेम वही रहेगा। इससे अभिप्राय है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से निवल कारक आय का
योग है, इसमें जो है मूल्यह्रास शामिल नहीं होता क्योंकि ये निवल होता है। इसके बाद है कारक लागत पर। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स सकल आ गया तो इसमें आ गया है मूल्यह्रास शामिल होगा। कारक लागत पर है मीन्स इसके अंदर निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। यहाँ पर देखिए, इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से निवल कारक आय का कुल जोड़ होगा। इसमें निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। यहाँ पर शामिल नहीं होता है, नहीं होता आएगा बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा, नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये ठीक कर लेना आप भी नोट्स के अंदर, नोटबुक के अंदर। देखिए आगे पढ़ते हैं। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स निवल भी है, राष्ट्रीय भी है और कारक लागत पर भी है। मीन्स इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल नहीं होगी, क्या क्या चीज़ शामिल होंगी। एक तो ना तो इसके अंदर निवल है मीन्स इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। कारक लागत पर है तो एनआईटी भी शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से निवल कारक आय का कुल जोड़ होगा, जिसमें निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते और ना ही मूल्यह्रास शामिल होगा। मीन्स ये आपके पास क्वेश्चन थे। इसमें आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, समझिए अर्थ क्या है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों मीन्स सभी कारकों द्वारा अर्जित कारक आय मीन्स अर्जित आय का मतलब है कारक आय तथा विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण मीन्स हस्तांतरण भुगतानों, जिससे हम उपभोग व्यय बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है, जिससे हमें एक वर्ष में प्राप्त होती है बचत के लिए या उपभोग के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इसे हम टोटल पैसा बोल सकते हैं। और इसकी गणना कैसे करनी है, गणना देखिए, इसमें एक राष्ट्रीय आय है हमारे पास। राष्ट्रीय आय मीन्स NNPFC। उसके अंदर यदि विदेश निवल अप्रत्यक्ष कर और शेष विषयों से प्राप्त चालू हस्तांतरण जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। इससे आगे देखिए बच्चों। हाँ, एक बात और बच्चों, इसके अंदर यदि आपके पास सकल है मूल्यह्रास शामिल होगा, नेट है मीन्स शुद्ध है, निवल है तो मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय सकल तथा शुद्ध, इसके अंदर अंतर क्या है, इसका अर्थ समझिए। अर्थ क्या है, सकल राष्ट्रीय आय में पुण्य स्थापन लागत शामिल होती है मीन्स घिसावट व्यय मीन्स जो मूल्यह्रास शामिल होता है, स्थायी पूंजी का उपभोग वो चीज़ शामिल होता है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में। ठीक है। और निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या है, इसका अर्थ है कि निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में पुण्य स्थापन लागत शामिल नहीं होती। इससे निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालने के लिए सकल में से यदि हम पुण्य स्थापन लागत घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय आ जाएगी, शुद्ध आय जो टोटल आय, जिसको हम निवेश भी कर सकते हैं, निवेश के लिए रख सकते हैं, और भी जैसे हम टोटल आय होती है जो देश के विकास के लिए काम आती है। अब आगे देखिए, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, इसका अर्थ है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त
होने वाली आय घरेलू आय का वह भाग है जो निजी क्षेत्रों को प्राप्त होती है। इसके दो बिंदु हैं, एक निजी क्षेत्र, एक सार्वजनिक क्षेत्र मीन्स सरकारी क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो निजी क्षेत्र से प्राप्त कारक आय, जो इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो कारक आय, एक जो होता है हस्तांतरण, दोनों आय शामिल होती हैं तो निजी आय बनती है। इससे हमें कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें होती है, गणना किस प्रकार से करनी है, गणना करेंगे हम, गणना है कि घरेलू आय में से निम्नलिखित घटाने पर, जो ये दोनों चीज़ घटाने पर क्या निकल जाएगी, हमारी निजी क्षेत्र से शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। तो सरकारी विभागीय उनकी संपत्ति या उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय, इनसे जो उद्यमवृत्ति के लाभ हैं वो, या सरकारी विभागों द्वारा जो उनकी संपत्ति है वो घटाने पर, जैसे रेलवे है, डाक है, तार सेवाएं हैं, इस प्रकार से। और नंबर 2 है गैर विभागीय मीन्स गैर सरकारी उद्यमों की बचतें, वो भी यदि हम घटा दें, जैसे एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइन है, इनकी जो बचतें होती हैं वो भी हम इसमें से माइनस कर दें, मीन्स घटा दें घरेलू आय में से, तो हमारे पास क्या बचेगी, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। और निजी आय, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दो बिंदु इसके मुख्य होते हैं। मीन्स जो निजी क्षेत्र से को प्राप्त होती है वो होती है शुद्ध मीन्स शुद्ध घरेलू उत्पाद, और सार्वजनिक क्षेत्र मीन्स सरकारी क्षेत्र। तो दोनों के विभागों से जो संपत्ति है या फिर उद्यमी के लाभ हैं या फिर गैर सरकारी उद्यमों की बचतें हैं, वो घटाने पर क्या निकल आएगी हमारे पास, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसके बाद है निजी आय। निजी आय क्या होती है, निजी प्राइवेट इनकम मीन्स, निजी आय वह आय होती है जो निजी क्षेत्रों को उत्पादक तथा अन्य प्रकार के किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसमें निगमों की प्रतिनिधि आय भी शामिल होती है, निगमों की भी प्रतिनिधि आय, प्रतिधारित आय भी शामिल होती है। निजी आय में कारक आय तथा हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती हैं। निजी आय में हस्तांतरण आय और कारक आय दोनों ही शामिल होती है। मुख्य बिंदु क्या है इसका, देखिए, निजी आय में कारक आय तथा हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती हैं। इसकी गणना किस प्रकार से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर निजी आय, निजी क्षेत्रों को शुद्ध घरेलू उत्पाद मीन्स जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था वो, उसके अंदर यदि विदेशों से निवल कारक आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण और शेष विषयों से चालू हस्तांतरण मीन्स ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, निजी आय। यदि हम निजी आय मुख्य रूप से हमारे पास राष्ट्रीय आय NNP FC दी हो तो उसके अंदर हमें एक तो प्लस करना है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को, एक करना है वर्तमान हस्तांतरण सरकार का, और एक है चालू हस्तांतरण। ये तीनों प्लस करके उसमें से सरकारी विभागों की संपत्ति या उद्यमियों के लाभ, उद्यमवृत्ति के लाभ, या फिर माइनस करना है एक तो सरकारी विभागों की संपत्ति, माइनस करना है गैर सरकारी विभागों की बचत। यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें और इन तीनों को प्लस कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, निजी आय हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आगे देखिए, आगे है व्यक्तिगत आय मीन्स एक व्यक्ति, पर्सनल इनकम मीन्स एक व्यक्ति की आय। इसका अर्थ है
व्यक्तिगत आय वह आय होती है जो परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का कुल जोड़ है। मीन्स चालू आय का मतलब करंट ईयर से लिया गया है यह वास्तव में परिवार को प्राप्त सभी प्रकार के साधन मीन्स सभी प्रकार के कारक आय और चालू हस्तांतरण का कुल जोड़ होता है। इसके अंदर मुख्य बिंदु यह है कि कारक आय तथा हस्तांतरण की आय दोनों ही शामिल होती है। इसके अंदर कारक आय भी और हस्तांतरण आय भी। तो ये व्यक्तिगत आय होती है। ये किस प्रकार से निकाली जाती है? ये निकाली जाती है निजी आय में से यदि हम दो चीज़ माइनस कर दें, अवितरित लाभ और निगम कर, ये चीज़ माइनस कर देते हैं तो क्या निकल आएगी हमारे पास? व्यक्तिगत आय निकल आती है। व्यक्तिगत मीन्स निजी क्षेत्र में हमारे पास दो चीज़ें होती है, लाभ माइनस करते हैं। लाभ तीन प्रकार के होते हैं। लाभ तीन प्रकार से होते हैं। एक तो है लाभांश जो हम बांट देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। नंबर दो होता है निगम बचत, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं अवितरित लाभ। और एक है हमारे पास निगम कर। ये सारे के सारे पार्ट क्या हैं? लाभ के ही भाग हैं, लाभ को बांटा जाता है। यदि हम निजी आय में से अवितरित लाभ, निगम बचतें और निगम कर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास? हमारी व्यक्तिगत आय निकल आएगी, एक पर्सनल आय निकल आएगी, पर्सनल इनकम निकल आएगी। समझ आ गया होगा बच्चों आपको? दोबारा से देख लीजिएगा यदि समझ ना आया हो तो। इससे आगे चलते हैं। अब है हमारे पास व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। इसमें से हम कैसे करेंगे इसको? जो भी हमारे पास बचती है लास्ट के अंदर, जो भी हमारे पास बचती है मीन्स जो भी हमें जुर्माना वगैरह होता है, टैक्स वगैरह देने होते हैं, फीस वगैरह देनी होती है, सभी देने के बाद जो आय हमारे पास बचती है उसे हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। अब देख लीजिए बच्चों आप, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्ति पर लगाए गए सभी प्रकार के करों के भुगतान के बाद बचती है। मीन्स मैंने जो बात बोली थी आपको, जो भी हमने टैक्स, जुर्माना है, फीसिज वगैरह जो भी देने, सभी भुगतान करने के बाद जो बचती है हमारे पास आय, वह आय क्या कहलाती है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है। और इसका मुख्य बिंदु यह है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है या कहते हैं। इसकी गणना कैसे करनी है? एक व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष, यानी कि जो इसके ऊपर कर लगे हैं प्रत्यक्ष व्यक्ति कर, और सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां तथा परिवारों द्वारा दिए गए कुल शुल्क या जुर्माने, सभी माइनस कर दें दोनों चीज़। ये जुर्माना, शुल्क यानी जो सरकार द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं कर, वो या ये प्रत्यक्ष व्यक्ति कर माइनस कर देते हैं व्यक्तिगत आय में से, तो हमारे पास क्या निकल आती है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकल आती है। मीन्स इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। यदि हम एन एफ सी दी हो हमें, तो ये चीज़ कैसे निकालनी है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कैसे निकालोगे? इसमें तीन चीज़ प्लस करोगे। कौन सी? राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इस तरह से तीन चीज़ें हैं, ये चालू हस्तांतरण जोड़ोगे और इसके बाद इसमें से दो चीज़ माइनस करोगे तो निजी आय प्राप्त हो जाएगी। उसके अंदर फिर दो चीज़ और माइनस करोगे तो व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। उसके अंदर फिर से दो चीज़ माइनस, ये दोनों माइनस करोगे तो हमारे पास व्यक्तिगत प्रयोज्य आय आ जाएगी।
समझ आ गया होगा बच्चों। हमने जो व्यक्तिगत आय प्राय निकालने बताई थी उसमें से ये चीज़ दोनों माइनस कर देते हैं, जुर्माना है, फीस चीज़ वगैरह है, वो चीज़ यह वह आय बच जाती है जो हम अपने उपभोग के लिए रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं या फिर निवेश कर सकते हैं इस आय को। तो उसे हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। मीन्स यह एक प्रति व्यक्ति आय भी कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।